अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अली भाई और अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। बिल्कुल खास है। आज का हमारा जो ये सेशन है, ये सीधा उन साथियों के लिए है जो पूरी मेहनत से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ, और आज हम एक ऐसा विषय उठाने वाले हैं तो हर उस प्रतियोगी परीक्षा की जान है जहां हिंदी पूछी जाती है। हमारा आज का पूरा फोकस एसएससी जीडी 2026 की हिंदी व्याकरण की क्लास पर है। तो शुरुआत करते हैं नीरज सर के उस शानदार वाक्य से जो इस पीडीएफ की बिल्कुल पहली स्लाइड पर लिखा है। बातों का मौका नहीं, सिर्फ रिवीजन का टारगेट। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। बिल्कुल, ये वाक्य स्पष्ट कर देता है कि तैयारी करने वालों के लिए अब समय कितना कीमती है। ये पूरी चर्चा तेज और सटीक होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्लाइड 2 से संज्ञा के अर्थ और परिभाषा से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो शब्द है ना, संज्ञा, अगर हम इसकी बनावट पर गौर करें तो व्याकरण के अनुसार इसका निर्माण 2 शब्दों के मेल से हुआ है, सम और ज्ञा। सम प्लस ज्ञा बराबर संज्ञा। हाँ, इसका जो सबसे सरल और शाब्दिक अर्थ होता है वो है नाम या पहचान। अंग्रेजी में कहें तो नेम और आइडेंटिटी। ये तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया। लेकिन अगर हम इसके थोड़े गहरे अर्थ की बात करें तो ये सम्यक ज्ञान को दर्शाता है। सम्यक ज्ञान का मतलब है किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव को देखकर उसे पूर्ण रूप से पहचानना। मतलब पहचान ही संज्ञा है। अच्छा, पीडीएफ में उच्चारण को लेकर भी एक बहुत ही बेहतरीन बात बताई गई है। हाँ, वो ज्ञानी वाले ज्ञा का उच्चारण। बिल्कुल, हम आम बोलचाल में इसे संज्ञा बोलते हैं, लेकिन अगर इसके शुद्ध उच्चारण की बात की जाए तो वो संज्ञा होता है। क्योंकि इसमें जो ज्ञ अक्षर है वो हिंदी वर्णमाला के ज और य के मेल से बनता है। एकदम सही, इसलिए शुद्ध रूप संज्ञा है। हालांकि व्यवहार में हम सभी संज्ञा ही कहते हैं। अब अगर हम इसकी परिभाषा पर आएं, जो स्लाइड में लाइन दर लाइन स्पष्ट रूप से लिखी है, तो वो है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसके जो उदाहरण दिए गए हैं वो भी बहुत सलीके से जोड़े गए हैं। जैसे राम, राम एक व्यक्ति का नाम है। शहर, जो एक स्थान को दर्शाता है। भूख, जो एक भाव है। किताब, जो एक वस्तु है। और हिमालय, जो एक पर्वत का नाम है। ये सभी अलग अलग चीजों की पहचान बता रहे हैं। तो इसके बाद स्लाइड 3 पर जो कॉन्सेप्ट आता है वो है संज्ञा के वर्गीकरण का। हाँ, पीडीएफ के इस हिस्से में संज्ञा के प्रकारों को एक पेड़ की संरचना यानी ट्री डायग्राम की तरह समझाया गया है। तो चलिए इस पेड़ की कल्पना करते हैं। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो इस पेड़ की शुरुआत में केवल 2 मुख्य शाखाएं हैं। बिल्कुल। मूर्त और अमूर्त। मूर्त का अर्थ है वास्तविक यानी विजिबल, जिसका कोई भौतिक रूप हो, जिसे आंखों से देखा जा सके। और दूसरी तरफ है अमूर्त, जिसे अवास्तविक या इनविजिबल कहते हैं, जिसका कोई आकार ना हो, जिसे केवल महसूस किया जा सके। एकदम सही। और फिर इन्हीं दोनों मुख्य शाखाओं से संज्ञा के आधुनिक 5 प्रकार निकलते हैं, जो हमें परीक्षा के लिए याद रखने हैं। पहला व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर, दूसरा जातिवाचक यानी कॉमन, तीसरा भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट, चौथा है द्रव्यवाचक यानी मटेरियल और 5वां समूहवाचक, हाँ, यानी कलेक्टिव। ये जो ट्री डायग्राम है ये पूरी हिंदी व्याकरण की नींव को मजबूत करने जैसा है। अब स्लाइड 4 पर संज्ञा की प्रकृति को लेकर एक बहुत ही अहम बात बताई गई है। वो विकारी शब्द वाली बात ना। लगता है उन साथियों को जो पहली बार गहराई से व्याकरण पढ़ रहे हैं। इसे आसान भाषा में समझ लेते हैं। विकार का मतलब होता है बदलाव। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल या कारक के आधार पर बदलाव आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। मतलब ये शब्द स्थिति के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। और क्लिपबोर्ड पर 4 विकारी शब्दों के नाम लिखें: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इसका मतलब संज्ञा उन 4 मुख्य स्तंभों में से एक है जो व्याकरणिक नियमों के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। चलिए अब स्लाइड 5 से संज्ञा के प्रकारों का विस्तृत विश्लेषण शुरू करते हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा कहती है कि इससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। परिभाषा तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन परीक्षा के नजरिए से जो उसके 2 मुख्य नियम यहाँ बताए गए हैं वो बहुत जरूरी हैं। हाँ, पहला नियम यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है और दूसरा वो दुनिया में केवल एक होती है। उसके जैसी कोई दूसरी चीज इस दुनिया में नहीं है। चलिए इसके सभी उदाहरणों को क्रम से देख लेते हैं। जैसे विशेष नाम में मोहन, रेशमा,
पर्वतों और नदियों में हिमालय और गंगा। ग्रंथों और त्योहारों में रामायण और होली। और यहाँ एक बहुत ही खास उदाहरण है, भारत छोड़ो आंदोलन। ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये तो एक घटना है, लेकिन ये इतिहास की एक विशेष और अद्वितीय घटना का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और देश और महासागर में भारत, प्रशांत महासागर। और अंत में एक विशेष चैनल का नाम भी जोड़ा गया है, RWA। बिल्कुल, ये सब दुनिया में अपने आप में अकेले हैं। अब स्लाइड 6 पर आते हैं, जो है जातिवाचक संज्ञा। इसकी परिभाषा है जो शब्द एक ही प्रकार की वस्तुएं, प्राणी या संपूर्ण जाति का बोध कराएं, एक कॉमन वर्ड। और इसके नियम व्यक्तिवाचक से बिल्कुल उल्टे हैं। जातिवाचक का बहुवचन बन सकता है और ये दुनिया में अनेक होती हैं। PDF में उदाहरणों को अलग अलग ग्रुप के अनुसार बहुत बारीकी से बांटा गया है। ग्रुप A में साधारण शब्द हैं लड़का, लड़की, कलम, पुस्तक, गांव, शहर, नदी, पर्वत। इनके बहुवचन बन सकते हैं, जैसे लड़के, नदियां। अब ग्रुप बी देखते हैं, जिसे बहुत इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है। इसमें पदों और पेशों के नाम है, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, वकील, डॉक्टर और चोर। ये ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी पद का नाम हमेशा जातिवाचक संज्ञा होता है। पर चोर कोई पद तो नहीं है, फिर इसे इस ग्रुप में क्यों रखा गया है? क्योंकि चोर एक कार्य के आधार पर बनी एक पूरी श्रेणी है। ये किसी का विशेष नाम नहीं है। जो भी चोरी करेगा वह उस श्रेणी में आ जाएगा, इसलिए ये जातिवाचक है। लॉजिक बहुत मजबूत है। ग्रुप C में प्राकृतिक आपदाओं के नाम हैं भूकंप, तूफान, ज्वालामुखी। और ग्रुप D में पशु और फलों के नाम हैं, जैसे गाय और आम। यहाँ अक्सर कंफ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं कि आम एक विशेष फल का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक होना चाहिए। लेकिन सर ने कारण बहुत अच्छा समझाया है, इनकी अपनी नस्लें होती हैं। बिल्कुल, आम की दशहरी, लंगड़ा जैसी किस्में होती हैं, गाय की साहिवाल, जर्सी जैसी नस्लें होती हैं, इसलिए ये शब्द उस पूरी जाति को दर्शाते हैं। अब स्लाइड 7 पर है, द्रव्यवाचक संज्ञा। परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है, जिन शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध हो। नियम भी बहुत सटीक हैं। ये वो वस्तुएं हैं जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, यानी मेजरेबल आइटम्स, और ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। अवस्थाओं के अनुसार उदाहरण देखते हैं। ठोस यानी सॉलिड अवस्था में सोना, चांदी, लकड़ी, कोयला, गेहूं। द्रव यानी लिक्विड अवस्था में तेल, घी, पानी, पेट्रोल, दूध और वाइन। और गैस अवस्था में धुआं और ऑक्सीजन। ऐसे यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प स्पेशल नोट है, डालडा भी घी है, इसलिए द्रव्यवाचक है। हाँ, कभी कभी कोई ब्रांड इतना मशहूर हो जाता है कि उसका नाम उस पूरी वस्तु की पहचान बन जाता है। डालडा घी का एक प्रकार बन गया है जिसे मापा या तोला जाता है, इसलिए यह द्रव्यवाचक है। बहुत खूब। स्लाइड 8 पर चलते हैं। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। परिभाषा के अनुसार जिन शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो। इसकी पहचान ये है कि यह आमतौर पर एक वचन में प्रयुक्त होती है। श्रेणियों के अनुसार उदाहरण हैं, शासन की श्रेणी में संसद, मंत्री परिषद। बल की श्रेणी में सेना, फौज, पुलिस, टीम। और सभा की श्रेणी में कक्षा, परिवार, भीड़, मेला, मंडली और काफिला। और चूंकि ये SSC GD की क्लास है, तो कुछ विशेष जोड़े वाले उदाहरण भी हैं। अंगूर का गुच्छा, लकड़ी का गट्ठर और डाकुओं का गिरोह। अब स्लाइड 9 पर आते हैं, जो सबसे ज्यादा सूक्ष्म प्रकार है, भाववाचक संज्ञा। परिभाषा है वे शब्द जो किसी गुण, धर्म, दशा, दोष या भाव का बोध कराएं। इसकी पहचान ये है कि यह दिखाई नहीं देती, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और यह हमेशा एक वचन होती है। PDF में इसके प्रत्यय भी दिए हैं। जिन शब्दों के अंत में पन, त्व, ता, आपा या ई जुड़ा हो, वे भाववाचक होते हैं। उदाहरण देखिए, बुढ़ापा, मिठास, बचपन, सर्दी, गर्मी, मित्रता, मानवता, क्रोध, प्रेम और अपनापन। और इसी स्लाइड पर एक प्रेरणादायक वाक्य लिखा है, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, तिनका तिनका उठाना होता है। बहुत गहरी बात है और व्याकरण के नियमों पर भी लागू होती है। बिल्कुल। अब स्लाइड 10 पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, भाव से जाति बनाने का नियम। हाँ, ये नियम कहता है कि यदि भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वह जातिवाचक बन जाती है। चलिए टेबल के माध्यम से इस बदलाव को देखते हैं। दूरी एक भाव है, लेकिन दूरियां जातिवाचक है। इसी तरह प्रार्थना भाव है, लेकिन प्रार्थनाएं जातिवाचक है।
अमीरी या गरीबी भाव है, लेकिन अमीर या गरीब लोग एक पूरा वर्ग है, यानी जातिवाचक। एक प्रश्नोत्तर का उदाहरण भी है। प्रश्न है, आम बहुत रसीला है। इसमें संज्ञा क्या है? उत्तर में स्पष्ट है कि रसीला में जो भाववाचक संज्ञा छिपी है वो है रस। अब स्लाइड 11 पर व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर संज्ञा के 3 भेद बताए गए हैं। पहला है रूढ़, यानी रूट शब्द, जिसके खंड ना हो, जैसे राम, घर, कमल। दूसरा है यौगिक यानी कंपाउंड, 2 शब्दों का मेल जो टूट सकते हैं, जैसे पाठशाला, जो पाठ और शाला से बना है, या विद्यालय। और तीसरा है योग रूढ़। ये यौगिक तो है, पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष या तीसरा अर्थ देते हैं। बहुव्रीहि समास वाले शब्द। उदाहरण के लिए लंबोदर यानी गणेश जी, दशानन यानी रावण, और पंकज यानी कमल। अब हमने सारे नियमों पर बात कर ली है, लेकिन असली परीक्षा तो सवालों से होती है। बिल्कुल। अब हम एमसीक्यू अभ्यास पर आते हैं। इसमें जो एमसीक्यू हैं, उन्हें हम एमसीक्यू की फॉर्म में ही बोलेंगे। मैं सवाल पूछूंगा और आप तर्क के साथ जवाब देंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो स्लाइड 12 से एमसीक्यू अभ्यास भाग 1 का पहला सवाल। प्रश्न 1, देश में जयचंदों की कमी नहीं है, इसमें कौन सी संज्ञा है? इसका उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। इसका तर्क ये है कि यहाँ जयचंद किसी व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि विश्वासघाती लोगों की जाति का बोध करा रहा है। प्रश्न 2, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? इसका उत्तर है राष्ट्रीयता। प्रश्न 3, संज्ञा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तर है नाम या पहचान। प्रश्न 4, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्तर है 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब स्लाइड 13 पर आते हैं, जो है एमसीक्यू अभ्यास भाग 3, ट्रिकी क्वेश्चंस। प्रश्न 9, पर्वत शब्द में कौन सी संज्ञा है? उत्तर है जातिवाचक, क्योंकि पर्वत किसी एक विशेष पहाड़ का नाम नहीं है, यह एक कॉमन शब्द है। प्रश्न 10, धुआं शब्द में कौन सी संज्ञा है? उत्तर है द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि धुआं गैस अवस्था में एक द्रव्य को दर्शाता है। प्रश्न 11, वीर शब्द का भाववाचक रूप क्या होगा? उत्तर में 2 शब्द सही माने गए हैं, वीरता और वीरत्व, दोनों सही हैं। और आखिरी सवाल, प्रश्न 12, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? उत्तर है भाववाचक संज्ञा। सुंदर एक विशेषण है, लेकिन ता प्रत्यय लगने से सुंदरता एक भाव बन जाता है। तो हमने पीडीएफ की सभी स्लाइड्स का लाइन टू लाइन विश्लेषण कर लिया है। अब स्लाइड 14 के अनुसार पूरे विश्लेषण का सार यानी निष्कर्ष देख लेते हैं। पहला मुख्य बिंदु है राज्यपाल बनाम यमुना। राज्यपाल एक जातिवाचक संज्ञा है और यमुना व्यक्तिवाचक। दूसरा बिंदु है बुढ़ापा एक अभिशाप है, यहाँ बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। और तीसरा बिंदु इस पूरी क्लास की पीडीएफ ऐप पर मिलेगी। और इसके साथ ही सुनने वालों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन भी है, एक वैचारिक प्रश्न। वो प्रश्न है, विद्वान शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जो साथी इसे सुन रहे हैं, इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि विद्वान शब्द में कौन सी संज्ञा है। बिल्कुल। और इस पूरी पीडीएफ के आखिरी में स्लाइड पर एक बड़ा ही नाटकीय और मजेदार आखिरी कोट लिखा है। हाँ, वो लाइन दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए। परीक्षा की इस गंभीर तैयारी के बीच ऐसे हल्के फुल्के पल भी बहुत जरूरी हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।